हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। क्या हाल चाल है मेरे रसगुल्लो रसगुल्लियों? कैसे हैं आप सभी लोग? और मेरे क्यूटीज एंड ब्यूटीज, मेरे करेजा के टुकड़ों, कैसे हैं? फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए और आइए जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी, तो होता क्या है कि काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आए और काफी बच्चे मेरे को बोल रहे थे मैम कल की क्लास क्यों कैंसिल की, कल की क्लास क्यों कैंसिल की। तो सीन तो कुछ ऐसा बना बेटा कि एक अर्जेंट बेसिस पे हमको दिल्ली जाना पड़ा था। आई थिंक सबको ही पता होगा, सारे टीचर्स ही नोएडा गए थे। और नोएडा जब गए तो 6 बजे हम लोगों का एक इवेंट था, 5 बजे के बाद। तो 6 बजे वाली क्लास में नहीं ले पाई। रीजन था कि दिक्कत थी, क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग मेरे को बोला क्या दे दो। तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, पोएम है, फर्स्ट क्लास है, आधे घंटे ही पढ़ाऊंगी, पर पढ़ाऊंगी जरूर। थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर हम इस पोएम में पढ़ने क्या वाले। तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़ी देर की क्लास रहेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग जो कह रहे हो ना मैम क्लास क्यों ले रहे हो, रहने दो, मत लो, तो बेटा पिछले साल ना कुछ बच्चों ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि मैडम क्लास बहुत कैंसिल करती है। अब उन लोगों को ये नहीं पता होता कि क्लास कैंसिलेशन के पीछे और भी रीजन होते हैं। मैडम क्लास नहीं कैंसिल करती हैं, और भी चीजें होती हैं हम लोगों के, और भी चीजें होती हैं। जैसे कभी कभी किसी बच्चे से मिलने जाना पड़ता है या कोई इवेंट होता है ना, तो इस वजह से हम लोगों को जाना पड़ता है, क्लास कैंसिल होती है। और क्लास कैंसिल होने के साथ साथ हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। तो उन लोगों को वो मेरी मेहनत नहीं दिखती थी, उन लोगों को ये दिखा कि मैडम क्लास कैंसिल करती है। तो मैंने कहा आपकी बार ऐसा इल्जाम अपने ऊपर नहीं लगने दूंगी भाई, क्योंकि हम है तुम्हारी दीदी, ठीक है। एक चीज मैं तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ, कोई बच्चा मेरे को मैम नहीं बुलाएगा आज के बाद। जितने बच्चे हैं कोई भी बच्चा मेरे को मैम नहीं बुलाएगा, ठीक है। कोई बच्चा आज के बाद मेरे को मैम नहीं बुलाएगा। दीदी है बे तुम्हारी, हम दीदी है, दीदी, ठीक है। क्या बुलाओगे? दीदी। और सबसे बड़ी चीज, दीदी तो है हम तुम तुम्हारी, और कोई ऐसी वैसी दीदी नहीं है, कोई ऐसी वैसी दीदी नहीं है, ठीक है। एक बड़ी दीदी, हम वैसी दीदी है आप लोगों की जिससे आप सब बता सकते हो। मैं सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत नहीं कह रही हूँ भाई, तुमको मैथ्स में दिक्कत है, बायो में दिक्कत है, फिजिक्स में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, हिंदी में दिक्कत है, तुम सब बताओ मेरे को, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मतलब देखो होता क्या है, आप लोग जिस एज में हो, मैं थोड़ा सा आज चर्चा कर ही लेती हूँ इस चीज पर। बाकी क्लास तो हमारा हो ही गई, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको आज वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। और कौनो गदेला अगर ई कहीस कि आज मैडम से बात करनी, तो बेटा आज मैंने छोटी क्लास ली इसी रीजन से, मुझे आप लोगों से बात करनी थी और कुछ जरूरी बात करनी है। ये क्लास मेरे लिए थोड़ी सी जरूरी थी, इसलिए लेना पड़ा मुझे, ठीक है। तो मैम बोलोगे तो मैं तुम लोगों को 1% प्रॉमिस नहीं करूंगी कि तुमको 99% ला के दिखाऊं, दिला दूंगी मैं, ठीक है। दीदी बोलो, मैम नहीं बोलना है। और एक सिंगल चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं तुम्हारी वो दीदी बनना चाहती हूँ बेटा जिससे आप सब बताओ। क्योंकि आप लोग जिस अवस्था में हो, जिस एज में हो, जो आप जिस स्टेट पे हो ना, मतलब एक कह सकते हो आप जिस जगह पर हो इस समय, आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी। पहली चीज तो आप लोग 12th में आ गए हो, तो सबसे बड़ा प्रेशर तो ये पड़ा यार, 11th तक तो खूब मस्ती कर ली, अब पढ़ना है, क्योंकि 12th हमारा फाइनल बोर्ड है, ठीक है। 12th हमारा क्या है? 12th हमारा फाइनल बोर्ड है। 12th में नंबर नहीं आए तो सबसे पहली चीज तो बाप हमारे गाली देंगे। मतलब माँ बाप का एक अलग प्रेशर रहता है, जरूर माँ बाप नहीं बोलते, लेकिन बच्चों के मन में एक डर रहता है कि यार पापा गुस्सा करेंगे, मम्मी बहुत मारेंगी, मतलब डर लग रहा है। दूसरी चीज, खुलकर बोलूंगी, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप लोगों के दिल भी लगते हैं, है ना। हम भी इस एज से गुजरे हैं, आप लोग भी इस एज पे हो। तो भाई सीन ये होता है कि दिल टूटते भी हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो होता है अट्रैक्शन का टाइम। इस समय प्यार वार नहीं होता, प्यार वार होगा आफ्टर नौकरी, शिद्दत वाला। तब तुमको चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी। जिस दिन जिंदगी में तुमको ये महसूस हो जाए कि अब मेरे को जिंदगी में स्थायीपन चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, उस दिन बेटा तुम प्यार में पड़ोगे, समझे। और अभी का जो तुम्हारा सीन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, ठीक है। तुम उसमें भी परेशान होगे। आई नो बहुत बच्चे हैं जिनका रिलेशन, मतलब रिलेशन नहीं कहूंगी मैं इसको, बहुत बच्चों की बातें होंगी, दोस्त होंगे, बाबू शो ना होंगे, बेबी होंगी, है ना, बाबू होंगे, बहुत चीजें होंगी, लड़ाइयां होंगी, ब्रेकअप होंगे, पैचअप होंगे। मतलब मैं सिंपल सी एक लाइन कहूंगी, मेंटली रूप में आप बहुत परेशान हो, आप एक ऐसी एज पे हो, क्योंकि इस अवस्था को बोला जाता है तूफान की अवस्था, ठीक है।
अगर मैम बोले तो कहीं सच सच बता रहे, तुमको 1 नंबर ना दिलाएंगे। दीदी बोलो, आज के बाद प्रण खा लो तुम लोग की दीदी बोलना है, हमको बनना तुम्हें दीदी, ठीक है। और जिनका नहीं है भाई, वो और भी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उनको और भी टेंशन होती है कैरियर की, कि यार 12th तो निकल जाएगा, आगे क्या करेंगे, है ना। बहुत लड़कियां हमारी गांव से आती है, उनके बेचारे के दिमाग में तो यही चलता रहता है, यार यहाँ साइंस ले ली, पता नहीं आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, पता नहीं क्या होता है। बहुत, देखो मैं जानती हूँ 12th क्लास में एक ऐसी क्लास होती है जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, खासकर जब एग्जाम का एक फियर रहता है। तो यहाँ पर मैं आयुष, यहाँ पर मैं एक सिंगल चीज कहना चाह रही हूँ, मैं तुम्हारी वो दीदी बनना चाहती हूँ जिससे आप सब बात बताओ, तुम्हारी लव लाइफ से लेकर, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से लेकर, तुम्हारी पढ़ाई वाली लाइफ से लेकर, तुम हर चीज मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप हर चीज मुझसे शेयर कर सकते हो, हर चीज। मैं कह रही हूँ ना, एक सिंगल पॉइंट, तुम परेशान हो, दिमाग उलझन में है, बस एक मैसेज ड्रॉप कर दो, मैम बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे बात करनी है, मैं सुनूंगी, कोई और नहीं सुनेगा, मैं सुन लूंगी। बहुत सारी चीजें होती है, आप माँ बाप से नहीं बोल पा रहे हो, किसी से तो बोल सकते हो ना, तो वो मैं बनना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ, मैम बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊंगी, दीदी बोलोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। मैं एक हिंदी टीचर के रूप में तुम लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहती, मुझे जुड़ना है तुमसे दिल से, एक अलग कनेक्शन बनाना है भाई, मतलब मैं तुम्हारे साथ दिल से जुड़ना चाहती हूँ, ताकि आप 12th पास आउट होके जाओ ना, तो आप मुझे एक हिंदी टीचर के रूप में ना याद करो, क्योंकि आई नो हिंदी टीचर की कोई वैल्यू नहीं करता है। आफ्टर एग्जाम सब यही कहेंगे, भाई मैंने फिजिक्स इनसे पढ़ी, मैंने मैथ्स इनसे पढ़ी, मैंने बायो इनसे पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री इनसे पढ़ी, और मेरे इनकी वजह से नंबर अच्छा है। हिंदी को कोई नहीं पूछता, हिंदी तो बस बच्चे कहते हैं अरे लास्ट में पढ़ लिया हमारा हो गया। तो मुझे वो वाला टाइम नहीं चाहिए ना, मुझे वो रिश्ता चाहिए कि आप एज ए हिंदी टीचर नहीं, एज अ दीदी समझ के, कि यार वो मेरी दीदी है, कोई कहीं हल नहीं मिलेगा, मैं उनके पास जाऊंगा और शायद वो मेरा हल बता देंगे, मैं उनके पास जाऊंगी वो सब कर देंगी, ठीक है। तो एक प्रॉमिस चाहती हूँ, एक नहीं 2 प्रॉमिस चाहती हूँ तुम लोगों से। पहला प्रॉमिस कि तुम मुझे दीदी बुलाओगे, मैं तुम्हारी दीदी बनना चाहती हूँ। इवन कल को कोई इवेंट होता है, या मैं आप लोगों से कहीं टकराती हूँ, या मैं खुद मिलने आऊंगी, अब मेरे दिमाग में कुछ चीजें प्लानिंग चल रही है कि अभी तो मेरे आसपास जितने जिले हैं, आई विल ट्राई कि मैं वहां पर जाकर पर्सनली आप लोगों से मिलूं, किसी स्कूल को फिक्स कर लूं, मैं वहां जाकर मिलूं आप लोगों से, ठीक है। मेरे दिमाग में तो ये चीजें चल रही है कि अब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत हो गया कैमरे की लुका छुपी, अब मुझे मिलना है तुमसे सामने से, ठीक है। पहला प्रॉमिस, दीदी बुलाओगे, मैम नहीं। और दूसरा प्रॉमिस कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब भी परेशान होगे तो आई एम ऑलवेज हियर, तुम उसे सब बता सकते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ भी हो, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं, ठीक है। कहीं भी मुझसे कनेक्ट कर लो भाई, आप यहाँ पर बोल दो, मेरा इंस्टाग्राम है उस पर बोल दो, टेलीग्राम है भाई, टेलीग्राम तो सबको पता है ना, पूजा मिश्रा हिंदी बाय पूजा मैम, मैं टेलीग्राम का PDF दे दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर लो, आप वहां पर्सनली मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। प्रॉमिस। हाँ बेटा, गोरखपुर, बनारस, अगल बगल प्रतापगढ़, कौशाम्बी तो मैं ही हूँ, प्रयागराज, कौशाम्बी, आपका इधर लखनऊ, कानपुर, जहां जहां होगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब शुरू करते हैं क्लास। बेसिकली मुझे ये बात करनी थी, अब मैं क्लास शुरू करती हूँ। हाँ, काफी बच्चों का कंसर्न रहता है मैम आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो बेटा उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, अभी तक कुछ चीजें मेरी चीजें सही नहीं चल रही थी, बट अब मैं बहुत एक्टिव हूँ, और आज नहीं कल से मैं ट्राई करूंगी, मैं सारे बच्चों का रिप्लाई करूँ, जितने बच्चे हैं मैं सबका रिप्लाई करूंगी, ठीक है बच्चा। चलो, आऊंगी आजमगढ़, बस्ती, जहां जहां हो सकेगा भाई, यूपी में जितने जिले हैं मैं कोशिश करूंगी कि इस साल मैं वो सारे जिले कवर करूं आपसे मिलने के लिए, मैं हर जगह जाना चाहती हूँ आपसे मिलने के लिए, चित्रकूट, मेरठ, आगरा, जहां बोलोगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मिश्रा जी बोल लो, दीदी बोलो, पर मैम कोई नहीं बोलेगा। चलो, तो शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास में। हमारा जो चैप्टर है वो काव्य खंड का पहला चैप्टर है, पवन दूती का। मैं इसलिए ये चैप्टर पहले पढ़ा रही हूँ, पोयम पहले पढ़ा रही हूँ, ताकि कल को आपका एग्जाम होगा, हाफ ईयरली होगा या टेस्ट होगा, तो उसमें पहली गद्य आता है, एक काव्य आता है, तो हम अपना काव्य कर लेते हैं, ठीक है। तो काव्य की शुरुआत में हमारा जो पहला चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया पवन दूती का, जो कि किससे लिया गया है बेटा, कौन से उससे लिया गया, उन्होंने क्या सोच के इसको लिखा, कोई बताएगा मेरे को। तो पहले हम हरिऔध जी के बारे में जान लेते हैं। हरिऔध जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था बेटा, 15 अप्रैल सन 1865 को निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो 10 नंबर के साहित्यिक परिचय के क्वेश्चन आते हैं ना हिंदी साहित्य से, तो उसमें जो काव्य के 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस कवि का जन्म या किस लेखक का जन्म निजामाबाद में हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी वो ऐसे कवि थे जिनका जन्म निजामाबाद आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है उनका जन्म हुआ था। क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लो तुरंत,
चलो, दूसरी चीज, इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय है। पिता का नाम क्या था बेटा? इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय है। माता का नाम रुक्मिणी देवी है। शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय की थी, खुद से पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है, इन्होंने खुद से पढ़ा था। स्वाध्याय से इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, अलग अलग भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, भाषा इनकी लिखने की जो काव्य लेखन की जो भाषा थी वो क्या थी बेटा? वो थी ब्रज भाषा और खड़ी बोली। क्या थी? ब्रज भाषा और खड़ी बोली। शैली की बात करते हैं तो प्रबंध एवं मुक्तक शैली। शैली कौन सी है बेटा? प्रबंधात्मक और मुक्तक शैली है इनकी लिखने की। तो ये वो पॉइंट्स है जिनको याद करके आप क्या कर सकते हो, आप इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो साहित्यिक परिचय डिस्कस करेंगे बच्चा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूंगी, आप उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं भाई आगे कि अब जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली उसमें क्या है। ठीक है, इसका कविता को समझने से पहले आप तीन चीज समझ लीजिए। इस कविता में तीन कैरेक्टर है। राधा रानी, ये कलर दिख रहा है कि दूसरा कलर लूं मैं? ठीक है, राधा रानी है हमारी श्री राधिका किशोरी। ठीक है, हमारी राधा रानी है। एक कैरेक्टर हमारे कृष्ण जी हैं। ठीक है, ये तीन चीजों को याद करके चलना है आपको। तीन ही लोगों के बारे में बातें करेंगे। और लास्ट हमारी है पवन। पवन कोई पर्सन नहीं है, ये हवा है। तो यहां पर इन्होंने हवा को जीवित बना दिया, हवा को सजीव बना दिया कि एक दूत की तरह इन्होंने दिखाया कि हवा एक दूत है। दूत इन द सेंस जो हमारी बातों को इधर से उधर पहुंचाता है, मतलब मैसेज ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, मैसेज को ट्रांसफर करने वाला जो है वो हमारे पवन है, हवा है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हाँ बेटा, गोंडा भी मैं जल्दी पोल करवाऊंगी और मैं पर्सनली अब आप लोगों से मिलने आऊंगी। ठीक है, डन। चलो अब समझो, तो ये तीन लोगों के बारे में हम इस पूरी कविता में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ये तीन लोग हैं याद कर लीजिए, एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है बच्चा, इन तीन लोगों को एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लो आप लोग। चलो, तो संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया। हमारे जो संस्कृत साहित्य के कह सकते हो एक प्रकाश कवि जो थे कालिदास ने अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था मेघदूत। ठीक है, कालिदास द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम क्या था बेटा? मेघदूत और हंसदूत, जिसमें कालिदास ने मेघ अर्थात बादलों को अपना दूत बनाकर अपना संदेशा भिजवाया था। इसी तरह हंसदूत लिखा था जिसमें उन्होंने हंसों को क्या करा था बेटा? हंसों को अपना दूत बनाकर संदेशा भिजवाया। तो वही प्रणाली जो कालिदास ने प्रयोग की थी उसी तरीके से हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास नामक एक क्या लिखा? महाकाव्य। महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है? और हाँ, ये जितने पॉइंट मैं बोल रही हूँ ना बेटा, इनको नोट करते जाओ। जैसे अभी मैंने क्या बोला, प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है, तुरंत ऐसे नोट करना है। जो बच्चे पूछ रहे हैं नोट कैसे करें, तुरंत एक चार्ट बना लो, प्रिय प्रवास डालो हेडिंग। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आपके हिंदी साहित्य के प्रश्न में काम आने वाले हैं। प्लस अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो अगर उसमें हिंदी सब्जेक्ट ऐड ऑन है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिय प्रवास डालो, इसके कवि, इसके लेखक कौन है, इसको किसने इसकी रचनाकार कौन है, तुरंत डाल लो। हरिऔध जी, पूरा नाम नहीं लिख रहे हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध डाल लेना। मैं यहाँ पर पूरा लिख, वो आधा नाम लिख रही हूँ। ठीक है, हरिऔध जी डाल रही हूँ। अब ये क्या है, ये किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि कविता है, क्या है? कोई बताएगा मेरे को तुरंत? ये चीज बेटा मैं इसलिए बोलती हूँ पेन पेंसिल लेकर ये सारी पॉइंटर्स आपको नोट करते चलना है। ठीक है, ये क्या है बच्चा? सैयद नेबा फातिमा, बताओ बेटा। ये हमारा महाकाव्य है। क्या है बच्चा? ये हमारा महाकाव्य है। ठीक है, ये हमारा महाकाव्य। देखो, इस पॉइंट से हमें तीन क्वेश्चन मिल गए कि प्रिय प्रवास के बारे में हमने तीन चीजें जानी। प्रिय प्रवास के बारे में हमने तीन चीजें जानी। क्या क्या जानी? कि प्रिय प्रवास हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है और हरिऔध जी द्वारा प्रिय प्रवास कौन सी रचना में आता है? तो ये एक महाकाव्य। अच्छा, अगर इसमें एक चीज और मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि ये महाकाव्य किस भाषा शैली में लिखा है? रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, क्लास लाइव है। अगर मैं ये पूछूं कि ये महाकाव्य किस भाषा शैली में लिखा गया है, ठीक है, तो कौन सी भाषा बताओगे बेटा? किट वाली। किट के लिए आपको जो नंबर दिया गया ना, आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करो, वो आपको क्लियर बता देंगे। ठीक है बच्चा, आप लोगों को मेरी पढ़ाई हिंदी समझ नहीं आ रही है? खड़ी बोली में नहीं लिखा है बेटा,
महाकाव्य, वेरी गुड श्रुति पांडे, शाबाश बच्चा। ब्रज भाषा में। चौथा पॉइंट हमें क्या पता चल गया कि इसकी जो भाषा है बेटा वो है ब्रज भाषा। ऐसे आपको नोट्स बनाने, ठीक है, ऐसे पॉइंटर्स में आपको नोट्स बनाने ताकि तुरंत चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको समझ में नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ? ठीक है, आ रहा है? आप किट के लिए एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर लो, अगर नहीं हो रहा तो मुझे मैसेज करना, फिर मैं बात करती हूँ। समृद्धि में चेक कर रही हूँ बच्चा डाउट, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आज मैं सिर्फ ये बताऊंगी पोयम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन हम अपनी अगली क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ना हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, एक ही बार में समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे ना, जैसे मैंने आधा समझा दिया आधा अगली बार, तो फिर चीज नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि क्लासेस का ड्यूरेशन क्या है, एक हफ्ते में एक क्लास लग रही है ना, तो बहुत लंबा गैप हो जा रहा है, 7 दिन का गैप हो जा रहा है। अब जब मैं दूसरी क्लास में आप लोगों को समझाऊंगी आधा पार्ट, तो पहले मुझे पुराना समझाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं एक ही क्लास में एक पूरा समझा दूंगी। आज हम सिर्फ डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है? चलो, हाँ जी, अब सुनिए। तो इन्होंने इसको लिखा, अब इसमें इन्होंने क्या बताया, प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य का ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं पवन दूती का, उसी का ये अंश है। उसका क्या है बेटा? उसी का ये अंश है। नंबर नहीं है आपके पास? ठीक है, मैं बता दूंगी, मैं नंबर टैग कर दूंगी, ठीक है, आप परेशान मत हो, नंबर में टैग कर दूंगी। चलो, तो प्रिय प्रवास का ही एक अंश है, एक भाग है हमारा क्या, पवन दूतिका, ठीक है। अब पवन दूतिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पवन दूतिका के अंदर वियोगनी राधा, वियोगनी का मतलब होता है जब कोई प्रियतमा अपने प्रियतम से, मतलब जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है, अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो वो वियोगनी हो जाती है, मतलब उसकी याद में उसका इंतजार करती है। समझ में नहीं आ रहा है दीदी? क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? हम नंबर दे देंगे, आप परेशान मत हो, हम नंबर दे देंगे, ठीक है। अभी नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, क्योंकि मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा ना, और अभी काफी लेट हो गया है, तो मैं कर लूंगी, ठीक है। हाँ, समझो। तो जो वियोगिनी राधा होती है, मतलब वो अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण से वो बिछड़ गई है। जब वो श्री कृष्ण से बिछड़ गई है तो वो वियोगिनी हो गई है, तो वो कृष्ण को याद करती है, तभी उनसे उनके कमरे में आती है पवन अर्थात हवा आती है। तो वो हवा को दूती, दूती मतलब एक संदेश वाहक बनाकर, एक संदेशा पहुंचाने वाला बनाकर क्या करती है? दूत बनाकर कृष्ण के पास संदेशा भिजवाती है। अब भाई पवन क्या है? वो तो एक चलता फिरता हवा का झोंका है, अब वो बोल तो पाएगा नहीं, पवन तो बोल नहीं पाएगी, वो सिर्फ महसूस कराती है। भाई हम हवा को देख पाते हैं? कभी किसी ने हवा को देखा है? कभी किसी ने सुना? नहीं। वो हमें सिर्फ क्या करती है बेटा? महसूस कराती है, ठीक है। पवन मतलब हवा बच्चा, क्लियर? चलो, कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा, विरह कातरा मतलब जिस प्रकार से वो परेशान है, कृष्ण को याद कर रही है, रो रही है, उसके रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। उन्होंने क्या बताया? वो खुद तो विरह में परेशान है, साथ ही साथ दूसरों को भी दुख को काटने वाली बताया गया है। एक लोक सेविका के रूप में राधा रानी को इस कविता में बताया गया है कि वो खुद तो परेशान है, पर वो लोगों की सेवा भी कर रही हैं। खुद परेशानी में भी वो लोक सेविका के रूप में एक अपना रूप प्रस्तुत करा गया इसमें, ठीक है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती है, उनका जो उदारपन है उसको एक नवीनता प्रदान करती है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम समझेंगे इस पोयम में हमारा क्या है। तो कविता की शुरुआत होती है बड़े ही प्यारी लाइन से कि बैठ खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी पवन इतना क्यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, ठीक है। फिर मेरे प्यारे नव जलद के मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे।
जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, थोड़ा आगे सरस रव का धाम उस सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। तो ये पूरी पोयम है। अब पहले हम लोग इस पोयम को समझ लेते हैं, ठीक है। पोयम तो आप लोग खुद पढ़ लोगे, अभी कहोगे मैम आप वही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस पोयम में क्या है कि एक बार क्या होता है, मैं ऐसे एज अ समरी सुना देती हूँ कि क्या चीज है। कि एक बार क्या होता है कि राधा रानी ना अपने घर में बैठी होती है, ठीक है, एकदम परेशान। राधा रानी एकदम परेशान होकर, ठीक है, भाषा बनाते, मैम लेखक खुद अपनी भाषा बनाते नहीं बेटा, लेखक अपनी भाषा नहीं बनाते, लेखक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भाषा को कौन बनाता है? भाषा कौन बनाता है भाई? भाषा को कोई बनाता नहीं है ना बच्चे। चलो, तो बेसिकली मैं समरी बता देती हूँ कि एक बार राधा रानी अपने कमरे में एकदम परेशान होकर अपने भवन में बैठी होती है, ठीक है। हाँ, अपने भवन में एकदम परेशान होकर बैठी होती है, तभी उनकी खिड़की से पड़ी सुबह, वो जो सुबह वाली ठंडी ठंडी हवा होती है ना, प्यारी प्यारी, वो हवा अंदर आती है। तो राधा रानी उस हवा से कहती है कि एक तो मैं परेशान, और तू भी आके मुझे यहाँ और परेशान कर रही है, मेरे दुख को और बढ़ा रही है। तुझे क्या मिल रहा है मेरे इस दुख को और बढ़ा के? क्या तुझे भी इस समय की क्रूरता, क्या तुझे भी इस समय की जो कठिनाइयां चल रही हैं उसने परेशान किया है? क्या समय ने तेरे को भी परेशान किया है? फिर वो कहती है कि फिर उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, धरा भीगने लगती है, ठीक है। फिर वो कहती है कि अगर तू आई है तो तू मेरा एक काम कर। राधा रानी हवा से कहती है कि तू मेरा एक काम कर, तू जा और श्री कृष्ण को मेरे दुख की व्यथा सुना दे, मैं कितना परेशान हूं उनको लेकर, है ना भाई। क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम है वो उच्च कोटि का था, है ना। श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम था वो उच्च कोटि का था। उन्होंने कहा कि काम कर, तू जा मेरी उनको दुख व्यथा सुना दे। अब बात ये बनती है कि अब राधा रानी उनको पूरा रास्ता बताती है कि तुमको कैसे जाना है, कहाँ तुमको क्या मिलेगा, कहाँ तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा। वो कहती है जब तुम यहाँ से निकलोगे तो बड़ा सुंदर सा तुमको छोटे छोटे बगीचे मिलेंगे, सुंदर सुंदर पेड़ मिलेंगे, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे फूलों की खुशबू तुमको मतलब आएगी। तो उन खुशबुओं के चक्कर में पड़ के तुम वहां आराम मत करने लगना, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि उन खुशबू के उसमें आकर तुम वहां पर आराम मत करने लगना, तुमको आराम नहीं करना है, तुमको मेरी दुख व्यथा याद करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि वो जो सुंदरता है, वो जो पेड़ है, वो जो फूल पत्ते हैं, वो तुमको अपनी ओर खींचेंगी, पर तुमको उधर नहीं जाना। बेटा आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में होगी, वो भी मैं एक पूरी क्लास में करूंगी। आज बेटा ये पूरा एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, और अगर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना तो वो बहुत मिस हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। आई एम जस्ट गिविंग समरी ऑफ दिस पोएम, ठीक है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ समरी दे रही हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब होता क्या है, वो रास्ता बताती है, फिर कहती है तुम आगे बढ़ गए, और अगर रास्ते में तुमको कोई परेशान दिखाई दे, कोई एकदम परेशान दिखाई दे, तो उसको पास जाना, उसको छूना, उसकी परेशानी को, उसके अंदर जो थकावट है उसको दूर करना, ठीक है। फिर बताती है अगर तुमको कोई किसान की बीवी मिलती है जो बहुत परेशान है, तो उसके पास जाना, उसको शांत करना, उसको स्पर्श करना। तुमको कोई अगर लज्जाशील महिला, जो एक दुल्हनिया होती है ना, जो पूरे घूंघट उंगट में लज्जा के साथ अपने मतलब जादी होती है, उसको उसके ऊपर झोंका मत मारना, उसके कपड़ों को इधर उधर मत करना, वो छुपी है तो उसको छुपी रहने देना। तो ऐसे लोक सेविका बताती है, ठीक है। फिर वो आगे बताती है तुम जाओगे कहाँ, मथुरा पहुंचोगे। फिर जब तुम मथुरा पहुंचोगे तो वहां बड़े बड़े तुमको मंदिर मिलेंगे देखने को, और उसके जो कलश होते हैं, मंदिरों में कलश रखे रहते हैं ना, जब तुम वहां बड़े बड़े सुमेरु पर्वत के जितने मंदिर तुमको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद वहां जो कलश है, वो कलश तुमको ऐसे लगेंगे जैसे आसमान में एक नहीं बहुत सारे सूर्य निकल आए हों। वो सूर्य जो कलश है वो सूर्य की तरह दिखाई देंगे तुमको। अर्क, अर्क का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। उन मंदिरों में अगर पूजा हो रही होगी उस समय, उन मंदिरों में अगर भगवान की पूजा हो रही होगी, तुम एक काम करना, उस मंदिर के बीच में जाना और उस पूजा का आनंद लेना, उस आरती का आनंद लेना। और आसपास जो पेड़ होंगे उसमें जो सूखे सूखे फल होते हैं, जब फल सूख जाते हैं, जब उनको आपस में टकराओ तो वो आवाज करते हैं ना,
तो कहते हैं जब वो फल होंगे, वो फल जब आपस में टकराएंगे तो तुम उन फलों को हिलाना ताकि वो आपस में टकराएं, और टकराने के बाद उनमें से एक मधुर ध्वनि आए ताकि तुम भी उस पूजा में अपना योगदान दे दो। फिर उसके बाद वो बताती जब इतना सारी चीजें हो चुकी है, ठीक है, जब इतनी सारी चीजें हो तो तुम कृष्ण के पास पहुंचोगे। नहीं बेटा, कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि अगला लेक्चर देखो, अगर आज मैं क्लास ले रही हूँ, फिर मेरी क्लास परसों भी होती ना, तो मैं आधा आज पढ़ा देती, आधा परसों, बट क्लास सीधा अब नेक्स्ट वीक है ना, तो मैं ये नहीं चाहती कि बीच का जो गैप है आपके दिमाग को उड़ा दे, क्योंकि आप लोग को भी बहुत चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, मैं जानती हूँ मुझे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा रितिका गुप्ता, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक है, फिर वो कृष्ण को बताती है कि जब तुम कृष्ण के पास पहुंचना तो वहां जो तस्वीरें देखना, फिर वहां बोलती है कोई अगर स्त्री दुखी बैठी होगी उस तस्वीर को हिलाना ताकि कृष्ण को हमारी याद आए, कोई फूल सूखा मुरझाया होगा उनको लाकर उनके पैरों के पास गिराना ताकि उनको याद आए कि उनकी एक बाला है, एक प्रियतमा है जो इसी तरह सूखती जा रही है। अगर कृष्ण बगीचे में होंगे तो बगीचे का अलग अलग जगह का बताया कि कमल को डुबो देना तो उनको पता चलेगा उनकी प्रियतमा इसी तरह आंसुओं में डूबी जा रही है। कोई सूखी लता होगी तो वो भी ला के दिखा देना, कोई पीला पत्ता होगा तो वो भी ला के दिखा देना। तो वो अलग अलग तरीका बताएंगे, मतलब राधा रानी पूरी अलग अलग तरीका बताती है कि तुमको कैसे जाकर कृष्ण को मेरा संदेशा देना है, क्योंकि हवा के पास ना वो बोल सकते हैं ना वो लिख सकते हैं, वो सिर्फ इशारों में या संकेतों से ही बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने सारी चीजें बताई और फिर अंत में कहती है अगर तुमसे ये सारी चीजें नहीं होती है, अगर तुमसे ये सारी चीजें नहीं भी होती हैं तो तुमको परेशान नहीं होना, बस तुम जाना और उनके पैरों को छू के उनके पैरों की धूल लेके चली आना, मैं उसी को अपने सीने से लगाकर अपना जीवन निकाल लूंगी। ठीक है, तो ये कविता है पूरी पवन दूतिका, जिसमें राधा रानी पवन को अपना दूत बनाकर भेजती है और अपनी सारी चीजें उनको बताती है। ठीक है, ये शॉर्ट समरी थी। समरी क्लियर है? समरी क्लियर है बच्चा? जल्दी से बता दो बेटा, समरी क्लियर है? वीडियो कॉल जब हमारी क्लास होगी ना प्रॉपर टाइम वाली 6 बजे वाली, तब हम कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास टाइम होगा उस दिन वीडियो कॉल करेंगे। परेशान हो तो करूंगी, मैं वीडियो कॉल करती हूँ मैं सबको। भाई जिनका जिनका बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, खूब मेहनत करो। ठीक है, तो मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही हैं क्योंकि मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज। अभी मेरे को घर जाना है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। सोचो अभी मैं 9 बजे निकलूंगी और फिर यहाँ से मैं 40 किलोमीटर दूर जाऊंगी, कहीं 10:30 बजे पहुंचूंगी अपने घर। किसके भेद पूछ रहे हो बेटा आप? क्या कहा था भैया? हम भोजपुरी बोली तो कल लोग इनका हम भोजपुरी में पढ़ावा करेगा। ये भोजपुरी नहीं है भैया, ये हमारा अवधिया है, कौसाम्बिक भाषा है। और जब हम कौसाम्बिक भाषा बोले लगी थी ना तो सब का कुछ समझ नहीं आवत। ठीक है, समरी क्लियर है? अब चलो डाउट देख लेते हैं। भाई हमारे बच्चे परेशान है, मैम डाउट देख लो। अही डाउट तो एक भी नहीं है मैम, इसका हैंड रिटन मिलेगा? ठीक है मिल जाएगा मैम, आप प्लीज 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 बस्ती के पास है बांसी। ठीक है दीदी, आप अच्छा पढ़ाती हैं गद्दे, क्योंकि मैं आपसे गद्दे पढ़ी हूँ, मैं मुझे अच्छा लगा आपको पढ़ाया हुआ। थैंक यू बेटा। दीदी किट वाले का फोन नंबर देना। ओके। अमन, अरमान, अरमान शर्मा। अरमान बेटा मैं अभी मेरे पास नंबर है नहीं, मैं मतलब कल कनेक्ट करती हूँ। कल आपकी किसकी क्लास है? परिश्रम में कौन से सब्जेक्ट की क्लास है कल? बताइए कल कौन से सब्जेक्ट की क्लास है आपकी? जिस भी सब्जेक्ट की क्लास होगी मैं उन फैकल्टी को बोल दूंगी कि क्लास में आप लोगों को नंबर शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि अभी फोन मेरा उठेगा नहीं, बहुत रात हो गई है, मैं कल नंबर आपको भिजवा दूंगी। ठीक है बच्चा? चलो दीदी किट कब तक आएगा? 20 दिन तो लेगा बेटा, अगर आपने ऑर्डर किया तो। दीदी इनका साहित्यिक परिचय कब देंगी? जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे बच्चा। दीदी मेरी किट नहीं आई है, कब आएगी? 30 मार्च को ऑर्डर की थी, प्लीज बता दीजिए। आयुषी तिवारी। ठीक है मैं बात करती हूँ। ठीक है, मेरा भी किट नहीं आया। मैम कितने बजे तक क्लास चलेगी? ज्यादा लंबी नहीं लूंगी, मोस्टली अभी 10-5 मिनट और बस। दीदी एक्सक्लूसिव इन्फिनिटी ग्रुप, ओके। दृष्टव्य का मतलब क्या होता है? देखना, दिखना। भाषा कैसे पहचाने? जो लेखक की भाषा होती है ना वही, वैसे भाषा पूछा नहीं जाता, मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बताया आप लोग को। हिंदी में कौन सी बुक लग रहा है और कितने बुक है? मैम बेटा हिंदी में एक ही बुक लग रही है और वो आपकी स्टेट बुक है जो यूपी बोर्ड की चलती है। ठीक है,
मैम एक एक समझा दीजिए तो। बेटा शुभम हम समझाएंगे, परेशान मत हो, मैं प्रॉपर एक एक लाइन बताऊंगी, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, ठीक है। मैं एक एक लाइन बताऊंगी, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, बाद में व्याख्या भी दूंगी, इसकी अलग से नोट भी दूंगी व्याख्या की, आप परेशान मत हो, मैं सब बताऊंगी, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री वाले सर को मैं बोल दूंगी कि वो करवा देंगे। दीदी कॉपी में क्या क्या लिखे, नोट्स बनाने, जैसे जैसे मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ वो। मेघ मतलब बादल होता है शिखा। ये आपका काव्य खंड का पहला चैप्टर है, पवन दूतिका। नंबर बता दो मैम, मेरे किट कब तक आएगी, फैमिली डांट रही है क्योंकि मैंने अलग से 1800 पे किया। ठीक है बेटा मैं बात करती हूँ सच्ची कुशवाहा, ठीक है बच्चा मैं बात करती हूँ साची। तो नोट्स कैसे बनाए, क्या क्या लिखे, समझ नहीं आता। अभी मैंने जैसे बताया ना, आप जैसे मैंने अभी लेखक के बारे में बताया, आप उनके बारे में लिख लो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, ठीक है। कौन से मैम, मेरी बुक में प्रिय प्रवास की लैंग्वेज खड़ी बोली लिखी है। अच्छा खड़ी, हाँ खड़ी बोली है, इसमें ब्रज भाषा तो मेरे को दिख नहीं रहा है, बट उनकी अगर लेखन की भाषा देखेंगे तो वो ब्रज भाषा। आप खड़ी बोली डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़ी बोली डाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वियोगिन का अर्थ होता है जब अपने प्रियतम से कोई बिछड़ जाता है। यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू बच्चा। दीदी आपसे मुझे मिलना है, मेरे को भी मिलना है, मैं सच में आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। आप लोगों को मतलब मेरी जो प्यारी प्यारी लाडलियां है ना, मेरी ये जो ब्यूटीज, उनको मैं गले लगाना चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ करो, बढ़ो आगे। दी आपने इसके पहले वाला चैप्टर में पॉइंट्स नहीं लिखवाए, वो गद्दे का है, उसका इतना नहीं करो आप, पद्दे पर ज्यादा फोकस करो, इसमें से ज्यादा पूछे जाते ना। आप ये बताइए, कॉन्ट्रैक्टर्स कंप्लेन की अपनी शिकायत दर्ज की, फिर भी मेरा प्लेस भी नहीं हुआ। ठीक है बात करती हूँ खुशी में। प्राची क्या समझ नहीं आ रहा बच्चा। दीदी मैंने अरिहंत की बुक लिखी है, उसमें प्रयास की भाषा खड़ी बोली है। ठीक है बेटा खड़ी बोली डाल लो आप लोग। महाकाव्य तो रामचरितमानस, बेटा ये भी महाकाव्य बहुत सारे हैं, सबने महाकाव्य लिखे हैं। शैली मतलब होता है लिखने का तरीका, कि किस भाषा में किस शैली में लिख रहे हैं, ये सब होता है, ठीक है। हिंदी का सिलेबस में बेटा मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, यूट्यूब पे जाओ आप, मैंने वहां पर डिस्कस किया है सिलेबस पूरा, मिल जाएगा ग्रुप पे मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, लाइव चैट चल रहा है, ठीक है। इतने हमारे डाउट थे, क्लियर। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने हैं। मैम ये टाइम डेली का, नहीं नहीं नहीं, डेली हमारी 6 बजे चलती है। मेरी हिंदी की क्लास आपकी आई थिंक वेडनेसडे को जाती है ना, वेडनेसडे को 6 PM, ये है हिंदी की क्लास की टाइमिंग। आज तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया, आप लोगों से बात करना था मुझे। आई लव यू दी, लव यू टू मेरा बच्चा। ठीक है चलो ठीक है। तो इसका मैं तुम लोगों को पोयम, मैंने जिनके पास अभी किताब नहीं, काफी बच्चे होंगे जिनके पास अभी बुक नहीं है, इसलिए मैंने पोयम इस पे दे दिए। परेशानी हो ना, पोयम आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी 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 होमवर्क आपका ये है, ठीक है। होमवर्क में बता देती हूँ, कविता पढ़नी है आपको, इसके सारे कठिन शब्द अलग से नोट करने हैं, बाकी अर्थ तो मैं बताऊंगी। कठिन शब्दों को लिखे, बस इतना होमवर्क है अभी आपका, ठीक है, और पढ़ते रहे, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आऊंगी। आज मुझे बस आप लोगों से बात करनी थी, कल का रीजन बताना था, इसीलिए मैंने आप लोगों से क्लास ली, ठीक है। दीदी मैं आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी, क्यों भैया। चलो चला जाए, चलते आएंगे कानपुर। तो मैं सोच रही हूँ कानपुर तो इसी महीने मिलती हूँ, मैं इस महीने या नेक्स्ट मंथ में कानपुर तो आऊंगी, ठीक है। चलो बच्चा लोग फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सॉन्ग यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने में। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने में, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, मिलेंगे आप लोगों से अगली बार अगली क्लास में। तब तक ले मेरे रसगुल्लो, मेरे क्यूटीज एंड ब्यूटीज, मेरे कलेजे के टुकड़ो, नमस्कार टाटा बाय बाय सायनारा, ठीक है। मिलूंगी, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, शुभ रात्रि।